नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज के आर्टिकल में जो इशू है उसे डिस्कस करें, पहले आप एक बैकग्राउंड समझ लीजिए। और बैकग्राउंड समझने के लिए एक हमारी पुरानी वीडियो है, उसी वीडियो से आप लैंग्वेज से संबंधित इशू को समझिए। कैसे आज़ादी के बाद भारत में लैंग्वेज को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई थी। चलिए रिवाइज कीजिए। आपको पता होगा कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की स्थापना हुई लैंग्वेज के आधार पर। एक लैंग्वेज एक देश। उदाहरण के तौर पे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज, इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज। तो फिर इंडिया की लैंग्वेज कौन सी होगी अगर देश बनाना हो? तो जब देश आजाद हुआ था तो ये प्रॉब्लम आई थी। इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आजादी से पहले कांग्रेस का ये स्टैंड था कि हम विश्वास रखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रमोट करने में, ताकि जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, अपने अपने कल्चर को सहेज कर रख सके, अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सकें। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो जरूरत महसूस हुई प्रशासन को चलाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। और महात्मा गांधी हमेशा इस चीज में विश्वास रखते थे कि अगर हमारे कल्चर को हमें प्रमोट करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते। हालांकि देखिए, इंग्लिश लैंग्वेजेस के बहुत सारे फायदे थे। इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरनेशनल ट्रेड होता था, जो डिप्लोमेसी सारी की सारी वर्क करती थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में करती थी। लिटरेचर बहुत ज्यादा अवेलेबल था, काफी प्रोस्पर्स लैंग्वेज थी इंग्लिश। लेकिन हमारी कोई भी लैंग्वेज इतनी ज्यादा प्रोस्पर्स नहीं थी। तो फिर ये डिबेट उठी। दो लैंग्वेजेस के ऑप्शन हमारे सामने थे, एक हिंदुस्तानी, एक हिंदी। हिंदी थी उस समय थोड़ी नई लैंग्वेज थी, हिंदुस्तानी एक्सेप्टेड थी। जैसे थोड़ा हिंदुस्तानी का इतिहास बताऊं तो ये एक मिश्रण होता है उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज का। उसके बाद में हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी वो काफी सिंपल थी, सिंपल वर्ड्स थे, ग्रामर भी सिंपल थी, एक्सेप्टेड थी नॉन हिंदी लीडर्स के द्वारा भी और इवन मुस्लिम्स के द्वारा भी। और इसके अलावा इवन पास्ट में आजादी से पहले 1925 में कांग्रेस ने अपने संविधान में फेरबदल किया था और कहा था कि हिंदुस्तानी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। उसके बाद में 1928 में भी जब नेहरू की कमेटी रिपोर्ट आई थी तब भी ऐसा कहा गया जो हिंदुस्तानी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, दोनों लिपीज में, देवनागरी लिपि में भी और उर्दू लिपि में भी। लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगी, ऐसा कहा गया था 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट में। जब हिंदुस्तानी के पक्ष में इतने सारे पॉइंट्स हैं तो फिर आखिरकार हिंदुस्तानी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि देखिए, कम्युनलाइजेशन स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी क्योंकि उर्दू जो है वो मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, इस प्रकार के बयान दिए गए पाकिस्तान के द्वारा में। तो हमारे देश में भी विरोध स्टार्ट हो गया उर्दू का। हिंदुस्तानी में क्योंकि उर्दू वर्ड्स होते थे इसलिए हिंदुस्तानी का भी विरोध होना स्टार्ट हो गया। समझ गए? पहले हिंदुस्तानी सबके द्वारा एक्सेप्टेड थी, इवन नॉन हिंदी लीडर्स के द्वारा में, हिंदू मुस्लिम सबके द्वारा में। लेकिन जब कम्युनलाइजेशन हो गया, पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज एक्सेप्ट कर ली, तो हमारी तरफ से भी जो कटर ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके द्वारा मांग उठने लगी कि हम हिंदुस्तानी को नहीं अपनाएंगे क्योंकि हिंदुस्तानी के अंदर में उर्दू है और उर्दू पसंद की जाती है मुस्लिम्स के द्वारा। तो इसी वजह से हिंदुस्तानी को नहीं एक्सेप्ट किया गया था। और सबसे मुखर जो आवाज उठी वो दिखी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो कांग्रेस में थे, राइट विंग के नेता थे। ये नेहरू को हटा के कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। हिंदी के पक्ष में कौन कौन सी बातें जाती थी? हिंदी के पक्ष में दो आर्ग्यूमेंट्स मेनली जाते थे। भले ही ये 50% से ज्यादा जनसंख्या द्वारा ना बोली जाती हो, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती थी इंडिया के अंदर में। और जो बड़े सिटीज थे, सारे बड़े सिटीज जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, यहां के लोग हिंदी समझते थे। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स जो जाते थे वो हिंदी के पक्ष में जाते थे। हिंदी के अगेंस्ट में भी काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स जाते थे क्योंकि हिंदी जो थी वो काफी प्रोस्पर्स लैंग्वेज नहीं थी, लिटरेचर नहीं था हिंदी के अंदर में, ज्यादा यूज नहीं होती थी। इवन नॉन हिंदी लीडर्स को, जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उनको ये लगता था अगर हिंदी को प्रमोट करेंगे तो जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो डोमिनेट करने लगेंगे और साउथ इंडियन लोग पीछे रह जाएंगे देश के रिप्रेजेंटेशन के अंदर में, जॉब्स में, बाकी सब चीजों में। तो एक ये 2-3 आर्ग्यूमेंट्स जाते थे हिंदी के विरोध में। तो इन परिस्थितियों में संविधान पारित हुआ। आर्टिकल नंबर 343 पार्ट 17 क्या कहता है? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी देवनागरी लिपि में, लेकिन इसके साथ साथ 15 सालों तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फेज वाइज मैनर में हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। 15 सालों तक इंग्लिश रहेगी, बाद में इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी, हट जाएगी। क्योंकि देखिए जो हिंदी लीडर्स थे साउथ इंडिया से या फिर ईस्टर्न इंडिया से, उनका विरोध था। वो एक बात पे तो सहमत थे कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन उनकी ये डिमांड थी कि हमको टाइम चाहिए एसिमुलेट करने के लिए, हिंदी सीखने के लिए। तो उन्होंने टाइम मांगा, इसीलिए 15 साल तक सरकार ने प्रावधान रखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि कॉन्स्टिट्यूशन में 15 सालों तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ताकि नॉन हिंदी लीडर्स को, नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते हैं, उनको टाइम मिल सके। तो यहां तक तो सब सही चल रहा था, फिर प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो गई? आखिरकार इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों जारी रखा गया? प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई 1957 के आसपास से। जो लोग हिंदी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने ही हिंदी के काज को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया, जो संविधान में लिखा गया है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा और इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, उस चीज को आप अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो इससे तो जो नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते थे, उनके मन में और भी डर बैठ गया। उनका कहना था कि ऐसे तो नॉर्थ इंडियंस जो हैं, जिनकी हिंदी लैंग्वेज है, वो डोमिनेट करेंगे हमारे ऊपर ही। तो ये दो पार्टीज थी मेनली, एक जनसंघ, आपको पता ही होगा, जनसंघ जो निकली है, और बीजेपी जो निकली है वो जनसंघ से निकली है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इन दोनों पार्टीज ने हिंदी के काज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, लेकिन अनइंटेंशनली बहुत नुकसान भी पहुंचा। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 1956 के बाद में एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आया। देखिए, ये बात हो रही है 1956-57 के आसपास की। हिंदी लैंग्वेज अभी भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, लिटरेचर नहीं है बहुत ज्यादा हिंदी में अभी भी, लेकिन विरोध है वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है हिंदी के खिलाफ में। तो इन परिस्थितियों में कमीशन आया 1956 के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदी को अभी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए और इंग्लिश को रिप्लेस कर देना चाहिए। इसका तो विरोध होना स्टार्ट हो गया। तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, यहां से ऑफिशियल्स ने अपने इस्तीफे भेज दिए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया कि 1960 से ही हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जारी रहेगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हिंदी को क्वालिफाई भी किया जाए। तो आज हम हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर देते हैं, देखिए कितना गहरा इतिहास छुपा है इसके पीछे में। तो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद में 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। नेहरू ने स्टेटमेंट्स दी उस समय, जो नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते थे, उनके जो कंसर्न्स थे, उनको अपीज करने के लिए कहा नेहरू ने कि हम किसी पे भी हिंदी को इंपोज नहीं करेंगे। तो 1963 के अंदर में नेहरू ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। उस एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, हिंदी के अगेंस्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटा दिया गया। और ये जो पहले बात की गई थी संविधान में कि 1965 से हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और उसके बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शंस आती थी उनको हटा दिया गया। इसके अलावा नेहरू ने उस एक्ट में यह भी कहा कि इंग्लिश में कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी। समझ गए? यानी जो एंटी हिंदी जो लोग थे, उसके लिए नेहरू ने स्पेशल ये बात लिखी थी, इंग्लिश में कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम हिंदी। लेकिन यहां पे मे शब्द पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जो एंटी हिंदी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो सरकार में कह रही है, में का मतलब हां भी और ना भी, सरकार ने स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर से विरोध होना स्टार्ट हो गया, राइट्स होने स्टार्ट हो गए। फिर बाद में नेहरू की मौत हो गई, 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा कहा जाता है, लाल बहादुर जो शास्त्री थे, वो एंटी हिंदी लोग जो थे उस समय में, उनके कंसर्न्स को जायज नहीं ठहरा रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। काफी सारे स्टेप्स उठाए गए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स थे वो हिंदी में जारी करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देना हिंदी के अंदर में। इवन यह भी कहा गया कि जो यूपीएससी के जो एग्जाम होंगे वो हिंदी मीडियम में भी होंगे। तो इस तरह के स्टेप्स उठाए गए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो हिंदी का जो विरोध था वो कम होने के बजाय और ज्यादा मुखर हो गया। अब तो एंटी हिंदी लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि कोई टाइम लिमिट जो है संविधान के अंदर में, जैसे पहले टाइम लिमिट थी कि 1965 तक हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो एंटी हिंदी लोगों ने कहा कि इस टाइम लिमिट जो है इसको हटा ही दिया जाए और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। बाद में कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर में। और इस चीज के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ और क्लियर तौर पे ये बात कहो, ना कि मे जो वर्ड्स है उनका यूज करो। क्योंकि मे जो शब्द है उस समय में काफी एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा था, काफी संदिग्ध वर्ड था मे। तो एंटी हिंदी लोगों का था कि आप क्लैरिटी लाइए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पास कीजिए। तो उसके बाद में क्या हुआ? उस समय देखिए सबसे ज्यादा जो विरोध था वो तमिलनाडु की तरफ से था, डीएमके पार्टी की तरफ से था। आपको पता होगा, स्पेक्ट्रम में आपने ये पढ़ा होगा, जस्टिस पार्टी थी, पेरियार जिसके अध्यक्ष थे। काफी विरोध उन्होंने किया था, एंटी ब्राह्मणिज्म की मूवमेंट भी उन्होंने चलाई थी। तो वो उनकी जो पॉलिसीज की एसेंस थी
आइडियोलॉजी की जो एसेंस थी वो एंटी नॉर्थ इंडियन थी। तो उन्होंने कोशिश भी की थी आज़ादी के बाद में साउथ इंडिया के रूप में एक अलग से देश बनाया जा सके, 4 स्टेट्स को एक साथ ले जाने की उन्होंने बात कही थी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में जो बाकी 3 स्टेट्स थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया था तमिलनाडु का। उस समय में द्रविड़िस्तान बनाने की उनकी सोच थी। फिर 1965 आ जाता है। 1965 में आपको पता ही है क्या हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो सारा देश उस मुश्किल की घड़ियों में यूनिफाई हो गया था। तो पूरी अटेंशन जो थी, इवन तमिलनाडु के लोगों ने भी इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी देश का भरपूर साथ दिया था। तो जो विरोध था पहले बहुत ज्यादा, वो विरोध कम हो गया था। फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई थी 1966 में, और इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने उस समय तमिलनाडु में विजिट किया और जो भी कंसर्न्स थे इनके, काफी सारे डेथ्स हुई थी, राइट्स हुए थे, एंटी हिंदी राइट्स। तो वहां पे इंदिरा गांधी गई थी तो उनके जो कंसर्न्स थे कुछ कम हुए थे। फिर एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया 1967 में, और उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का जनसंघ ने भी विरोध नहीं किया, और संयुक्त सोशलिस्ट जो पार्टी थी, राम मनोहर लोहिया साहब की जो पार्टी थी, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। क्या था इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में? इसमें साफ तौर पे कहा गया कि इंग्लिश जो होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी के साथ साथ, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं। यूपीएससी के एग्जाम ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होंगे बल्कि दूसरे मीडियम्स में भी होंगे। और तीसरी बात यह कही गई, 2 प्रोविजन रखे गए, देखिए यहां पे। एक जो हमारे नॉन हिंदी एरियाज के लिए, नॉन हिंदी एरियाज में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश और जो भी आपकी मदर टंग हो। जैसे उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, तमिल, इंग्लिश और हिंदी। और जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं उत्तर भारत के, जैसे मध्य प्रदेश, वहां पे भी 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, एक हिंदी, एक इंग्लिश और तीसरी कोई भी दूसरी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो पंजाबी हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तमिल हो, कन्नड़ हो, कोई भी हो सकती है। तो ये था 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला। उसके बाद में शांति स्थापित हो सकी थी, उसके बाद में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आई नहीं 1967 के बाद में। लेकिन हाल फिलहाल में काफी बार रह रहकर हिंदी का विरोध होता रहता है। अभी भी हमने देखा कि कर्नाटका में किस प्रकार से मेट्रो के ऊपर में हिंदी नाम को मिटाया गया था। और ये तो सारी होती है राजनीति। अभी इमोशंस का यूज किया जाता है इलेक्शन से पहले, लेकिन एज सच जो प्रॉब्लम्स पहले थी हिंदी को लेके, जो काफी ज्यादा राइट्स हुए थे, उस तरह की प्रॉब्लम्स आज के समय में नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बैकग्राउंड को डिस्कस किया, जो कि निकल के आया 1968 की एजुकेशन पॉलिसी से। देखो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया सिवाय तमिलनाडु को छोड़कर। तमिलनाडु ने 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया। 2 ही लैंग्वेज सिखाई जाती हैं तमिलनाडु में, एक तमिल और दूसरी इंग्लिश। इवन देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय, इनको भी सेटअप नहीं होने दिया तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 1985 तक, क्योंकि ये जो विद्यालय हैं ये हिंदी पढ़ाते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने मना कर दिया, हम इन विद्यालयों को हमारे स्टेट में नहीं ओपन होने देंगे। मतलब तमिलनाडु की सरकार का हमेशा कंसर्न रहता है हिंदी को लेके। अब देखो, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को कंटिन्यू करने की बात कही गई है। 2 लैंग्वेजेस कंपल्सरली इंडिया की होनी चाहिए, ऐसा भी बोला गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो तमिलनाडु की सरकार ने विरोध किया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी का। तमिलनाडु की सरकार का कहना है, हम पहले 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो कर रहे थे, एक बार हमें आप फिर से मौका दीजिए, हम 2 लैंग्वेज फॉर्मूले को फॉलो कर सकें। समझ गए? मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कही गई है सरकार के द्वारा, उसका विरोध किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने कहा है, हमें पहले की तरह मौका दिया जाए, जैसे हम पहले 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो कर रहे थे, एक बार फिर से हम इसी फॉर्मूले को फॉलो कर सकें। हालांकि देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ तौर पर बोला गया है, किसी स्टेट पर कोई लैंग्वेज नहीं इंपोज की जाएगी, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत स्टेट्स को आज़ादी भी दी गई है कि आप अपनी मर्जी से कोई 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो, लेकिन वो इंडिया की होनी चाहिए। मतलब अगर तमिलनाडु 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में तमिल, इंग्लिश और एक और इंडियन लैंग्वेज, वो कन्नड़ भी हो सकती है, मलयालम भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, या फिर हिंदी भी हो सकती है, तीसरी लैंग्वेज तमिलनाडु अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। हिंदी को नहीं इंपोज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। बट देखो, तमिलनाडु में जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली हिंदी को प्रमोट किया जाएगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे लिए तो 2 लैंग्वेज का फॉर्मूला ही सही है,
3 लैंग्वेज का फॉर्मूला होना ही नहीं चाहिए, बेशक हमें आज़ादी हो तीसरी लैंग्वेज को चूज करने की। इसके बाद देखो आर्टिकल में यह भी कहा जाता है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज तमिलनाडु में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश ने तो अच्छा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंडिया एक बड़ी आईटी पावर बना, इसमें इंग्लिश का भी रोल है, क्योंकि यूके, यूएस इन देशों की कंपनीज हमारे देशों की कंपनीज को प्रोजेक्ट देती हैं। और एक मेजर रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है, तो कोऑर्डिनेशन में काफ़ी आसानी होती है। इंग्लिश एक ग्लोबल लिंक लैंग्वेज है। और काफ़ी बार ये भी तर्क दिया जाता है हिंदी भी एक अच्छी नेशनल लिंक लैंग्वेज हो सकती है। बट बात वही है, तमिलनाडु के हिस्टोरिकल कंसर्न्स हैं हिंदी को लेके। इस वजह से कुछ भी जब होता है तो तमिलनाडु की सरकार विरोध करती है कि हिंदी को हमारे ऊपर इंपोज ना किया जाए। हाँ देखो इतना ज़रूर है, हिंदी को अगर वॉलंटरी तमिलनाडु के लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है तो तमिलनाडु की सरकार कुछ नहीं कहती। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। आज के समय में बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स ऐसे हैं तमिलनाडु में जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है 102 साल पुरानी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये चेन्नई बेस्ड है। ये पिछले 100 सालों से काम कर रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन के 73% जो प्रचारक हैं वो तमिलनाडु से ही हैं और बाकी 23% प्रचारक साउथ इंडिया के दूसरे स्टेट से हैं। इस बात का गवाह है कि तमिलनाडु में अगर कोई वॉलंटरी हिंदी को अडॉप्ट करता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और देखो इसके साथ साथ तमिलनाडु में बहुत से लोगों ने माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ बात करने के लिए हिंदी सीख भी ली है। वो बात अलग है, वो हिंदी पढ़ नहीं सकते लेकिन बोल जरूर सकते हैं, ताकि माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ बातचीत की जा सके, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हेयर सैलून्स या फिर दूसरे जगहों पर काम करते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से संबंधित कंट्रोवर्सी के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।